क्या होता है जब एक राजकुमार को, जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, रेगिस्तान में मरने के लिए फेंक दिया जाता है? वो या तो रेत में दफन हो जाता है या फिर उस रेगिस्तान का बादशाह बन जाता है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल स्टोरी। पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी की, एक ऐसी दुनिया की जो आज से हजारों साल आगे है। साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी ड्यून पार्ट 2, जिसकी IMDb रेटिंग 8.8 आउट ऑफ 10 है। ये फिल्म सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि सत्ता, धर्म, सियासत और बदले की एक एपिक कहानी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं अराकिश के खतरनाक रेगिस्तान के सफर पर। कहानी की दुनिया और पार्ट 1 का छोटा सा रिकैप। कहानी शुरू करने से पहले चलिए जरा इस यूनिवर्स को समझ लेते हैं। ये बात है आज से लगभग 20,000 साल बाद की। इंसान पृथ्वी छोड़कर ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर बस चुके हैं। इस पूरे यूनिवर्स पर एक सम्राट, पदिशाह सम्राट शद्दाम 4 का राज है। सम्राट के नीचे आते हैं द ग्रेट हाउसेस यानी परम वंश, जो अलग अलग ग्रहों पर राज करते हैं। इस कहानी का सेंटर है एक रेगिस्तानी ग्रह अराकिस, जिसे ड्यून भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बंजर ग्रह में ऐसा क्या खास है। यहां मिलता है दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ, स्पाइस यानी मसाला। ये कोई नॉर्मल मसाला नहीं है दोस्त, ये एक ऐसा पदार्थ है जो इंसानी उम्र बढ़ा सकता है, चेतना को एक्सट्रीम लेवल पर ले जा सकता है, और सबसे जरूरी, इसी की मदद से स्पेस ट्रैवल यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना मुमकिन है। मतलब जिसके पास स्पाइस का कंट्रोल है, उसके पास पूरे यूनिवर्स का कंट्रोल है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि सम्राट हाउस अट्रेडीज की बढ़ती ताकत से डर गया था, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने अराकिस का कंट्रोल हाउस अट्रेडीज के ड्यूक लेटो को दे दिया, लेकिन पीठ पीछे उनके कट्टर दुश्मन हाउस हारकानन के साथ मिलकर उन पर हमला करवा दिया। इस हमले में ड्यूक लेटो मारे गए और हाउस अट्रेडीज का लगभग खात्मा हो गया। लेकिन ड्यूक का बेटा पॉल अट्रेडीज और उसकी मां लेडी जेसिका इस हमले में बच निकले और उन्हें अराकिस के रेगिस्तान में रहने वाले रहस्यमयी लड़ाकों फ्रेमेंस ने पनाह दी। फ्रेमेंस के बीच एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी है कि एक दिन दूसरी दुनिया से उनका एक मसीहा आएगा, जिसे वो लिसान इल गैब कहते हैं, जो उन्हें आजादी दिलाएगा और अराकिस को एक हरा भरा स्वर्ग बना देगा। और कुछ फ्रेमेंस को लगता है कि वो मसीहा पॉल ही है। तो पार्ट 2 की कहानी यहीं से शुरू होती है, एक नई शुरुआत और एक खतरनाक दुनिया। मूवी की शुरुआत होती है सम्राट की बेटी प्रिंसेस इरुला की आवाज से। वो अपनी डायरी में लिख रही है कि अट्रेडीज पर हुए हमले के बाद उसके पिता सम्राट रातों को सो नहीं पाते। वो परेशान है। कहने को तो ड्यूक लेटो को वो अपने बेटे जैसा मानते थे, लेकिन सत्ता की भूख के आगे सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। उधर अराकिस पर हाउस हारकानन के जालिम राजा बैरन लादमीर हारकानन ने स्पाइस माइनिंग की जिम्मेदारी अपने बड़े और गुस्सैल भांजे रब्बान को सौंप दी है। रब्बान का बस एक ही काम है, फ्रेमेंस को कुचलना और ज्यादा से ज्यादा स्पाइस निकालना। दूसरी तरफ हम रेगिस्तान में पॉल को देखते हैं, जिससे फिर से भविष्य के विजन आ रहे हैं। इस बार वो अपनी उस छोटी बहन से बातें कर रहा है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है। उसे डर है कि कहीं उसके आने से पहले ये दुनिया और भी बेरहम ना हो जाए। तभी कुछ हलचल होती है और पॉल होश में आता है। पॉल और उसकी मां जेसिका अब फ्रेमेंस के साथ पूरी तरह घुल मिल गए हैं। पॉल ने फ्रेमेंस के लीडर स्टिलगार के साथ मिलकर हारकोनन्स के खिलाफ एक गेरिला वॉर यानी छापामार युद्ध छेड़ दिया है। जब भी हारकोनन्स फ्रेमेंस पर हमला करते, पॉल और स्टिलगार मिलकर उनकी मशीनों और सेना को तबाह कर देते। एक ऐसी ही लड़ाई में जब एक हारकोनन सिपाही ने पॉल पर निशाना लगाया, तो पीछे से लेडी जेसिका ने एक पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। मां तो आखिर मां होती है। लड़ाई खत्म होने के बाद फ्रेमेंस उन मरे हुए सिपाहियों के शरीर से एक खास मशीन से सारा पानी निकाल लेते हैं। आपको याद होगा, अराकिस पर पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है और लाशों को ठिकाने लगाने का काम करते हैं रेगिस्तान के बादशाह सैंडवर्म्स। जब रब्बान को पता चलता है कि उसकी सेना को फ्रेमेंस लगातार चूहे बिल्ली की तरह खत्म कर रहे हैं, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपने ही एक आदमी को मार देता है। वो अराकिस पर अपनी पकड़ खोता जा रहा था और ये बात बैरन को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली थी। एक लंबे सफर के बाद स्टिलगार पॉल और जेसिका को अपने कबीले के खुफिया ठिकाने सीज ताबर में लेकर जाता है।
ये जगह पहाड़ों को काटकर बनाई गई एक पूरी दुनिया थी। यहाँ आते ही पॉल और जेसिका को लेकर कबीले में दो गुट बन जाते हैं। स्टिलगार और उसके साथी पॉल को अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग, खासकर चानी नाम की एक जवान लड़की, इस बात पर यकीन नहीं करते। उनका मानना है कि मसीहा फ्रेमेंस के बीच से ही कोई होना चाहिए, कोई आउटसाइडर नहीं। स्टिलगार सबको यकीन दिलाता है कि उसने पॉल में वो सारे गुण देखे हैं जो उनके मसीहा में होने चाहिए। इसके बाद वो जेसिका को एक चौंकाने वाली जगह पर ले जाता है, पानी का एक विशाल तालाब। इस रेगिस्तान में इतना पानी देखकर जेसिका हैरान रह जाती है। स्टिलगार बताता है, हम प्यासे मर जाएंगे पर इस पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, ये पवित्र है। ये उन लोगों का पानी है जिन्होंने कबीले के लिए अपनी जान दी है। वो जेसिका को बताता है कि भविष्यवाणी के अनुसार मसीहा की मां उनकी नई धर्मगुरु यानी रेवरेंड मदर बनेगी। उनकी पुरानी रेवरेंड मदर अब मर रही हैं, इसलिए जेसिका को उनकी जगह लेनी होगी। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। रेवरेंड मदर बनने के लिए जेसिका को एक जहरीला पानी पीना था जिसे वाटर ऑफ लाइफ कहते हैं। यह पानी एक छोटे सैंडवॉर्म को डुबोकर निकाला गया जहर था। इसे पीने के बाद या तो इंसान मर जाता है या उसकी चेतना एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। जेसिका, जो प्रेग्नेंट भी है, इस चुनौती को स्वीकार करती है। जहर पीते ही उसे असहनीय दर्द होता है। वो और उसके पेट में पल रही बच्ची बुरी तरह तड़पते हैं, लेकिन जेसिका इस दर्द को सह जाती है। इस प्रक्रिया में उसे और उसकी अजन्मी बेटी दोनों को हजारों सालों की रेवरेंड मदर्स की यादें और ज्ञान मिल जाता है। उसकी अजन्मी बेटी अब गर्भ में ही पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। जेसिका के शरीर में यह बदलाव देखकर पुरानी रेवरेंड मदर खुशी खुशी अपने प्राण त्याग देती है। बाहर पॉल लोगों को कहता है, मैं तुम्हारा मसीहा नहीं बनना चाहता, मैं बस तुम में से एक बनकर तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूं। होश में आने पर जेसिका पॉल को बताती है कि वो और उसकी बहन दोनों ठीक हैं। वो कहती है, तुम्हारी बहन अब मुझसे बातें करती है। पवित्र पानी ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है। मैं अतीत और भविष्य दोनों देख सकती हूं। पॉल, तुम्हें भी ये करना होगा। तुम्हें भी वाटर ऑफ लाइफ पीना होगा। ये सुनकर पॉल कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आज तक कोई मर्द इस जहर को पीकर जिंदा नहीं बचा है। फ्रेमेन बनने के लिए पॉल को रेगिस्तान को अपनाना था। स्टिलगार उसे रेगिस्तान के तौर तरीके सिखाता है। इस सफर में चानी भी उसके साथ होती है। वो उसे सैंडवर्ब से बचने के लिए फ्रेमेन्स की खास रेगिस्तानी चाल सिखाती है। इस सफर में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और उनके बीच प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद हारकोनन्स स्पाइस माइनिंग फिर से शुरू करते हैं। इस बार पॉल और चानी साथ मिलकर उन पर हमला करते हैं। वो अपनी टीम के साथ हारकोनन की विशाल माइनिंग मशीन को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। इस बहादुरी से कबीले के लोग इतने खुश होते हैं कि वो पॉल को एक जंगी नाम देते हैं, उसूल, जिसका मतलब है स्तंभ की नींव। साथ ही पॉल खुद के लिए एक खुफिया नाम चुनता है, मुअद्दीब, जो अराकिस पर पाए जाने वाले एक छोटे रेगिस्तानी चूहे का नाम है। यह चूहा बहुत चालाक होता है और रेगिस्तान में जीना जानता है। अब पॉल को सबसे बड़ी परीक्षा पास करनी थी, एक विशाल सैंडवर्म की सवारी करना। यह किसी भी फ्रेमेन के लिए मर्द बनने की निशानी थी। पॉल एक डिवाइस से वाइब्रेशन पैदा करके एक सैंडवर्म को बुलाता है, लेकिन जो सैंडवर्म आता है वो उनकी सोच से भी कई गुना बड़ा था। उसे देखकर स्टिलगार और बाकी सब भी घबरा जाते हैं, पर पॉल हिम्मत नहीं हारता। वो एक छलांग लगाकर उस विशाल कीड़े की पीठ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में उसे कंट्रोल कर लेता है। यह नजारा देखकर सारे फ्रेमेन्स खुशी से झूम उठते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लिसान अल गैब। अब उत्तर के लगभग सभी फ्रेमेन्स को यकीन हो चुका था कि पॉल ही उनका मसीहा है। उधर हारकोनन के होम प्लैनेट गिडी प्राइम पर बैरन अपने बड़े भांजे रब्बान की नाकामी से तंग आ चुका था। स्पाइस की पैदावार ठप हो गई थी, इसीलिए बैरन ने अपना तुरुप का इक्का चलने का फैसला किया। उसका छोटा भांजा फेदरौथा हारकोनन। फेदरौथा अपने भाई रब्बान से बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ जालिम ही नहीं बल्कि एक साइकोटिक, चालाक और खतरनाक फाइटर भी था। उसके जन्मदिन के मौके पर एक ग्लैडिएटर फाइट रखी गई थी, जहां वो हाउस अट्रेडीज के बचे हुए 3 योद्धाओं से अकेले लड़ता है और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार देता है। उसकी काबिलियत देखकर बैरन खुश हो जाता है और उसे तोहफे में अराकिस दे देता है। बैरन उसे बताता है कि अट्रेडीज को खत्म करने के पीछे सम्राट का हाथ था और जब वो इस राज का पर्दाफाश करेगा तो परम वंश सम्राट के खिलाफ हो जाएगा और तब वो फेदरौथा को नया सम्राट बना देगा। इसी बीच बेने जेसरिट की एक सदस्य लेडी मार्गोट फेदरौथा को अपने जाल में फंसाती है और प्रेग्नेंट हो जाती है ताकि हारकोनन ब्लड लाइन उनके कंट्रोल में रहे। ये बेने जेसरिट वाले भी कम नहीं थे, पूरे यूनिवर्स में अपनी खिचड़ी पका रहे थे।
अराकिस पहुंचते ही फेद रौथा अपना कहर बरपाना शुरू कर देता है। वो फ्रेमेंस के ठिकानों पर हवाई हमले करता है, जिससे कई बेगुनाह फ्रेमेंस मारे जाते हैं। इन्हीं हमलों के दौरान पॉल की मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है, गर्नी हेलिक, जो हाउस अटेडीज का वॉर मास्टर था और उस हमले में बच गया था। गर्नी को जिंदा देखकर पॉल बहुत खुश होता है। गर्नी पॉल को एक खुफिया जगह पर ले जाता है, पॉल के दादाजी का बनाया हुआ एक एटॉमिक हथियारों का गोदाम। अब उनके पास हरकोनन्स और सम्राट को घुटनों पर लाने का हथियार था। फेद रौथा के हमलों से पॉल को एहसास होता है कि उत्तर में अब रहना सुरक्षित नहीं है। उसे अपनी मां की बात मानकर दक्षिण जाना ही होगा, जहां लाखों कट्टर फ्रेमेंस रहते हैं जो भविष्यवाणी पर अंधा विश्वास करते हैं। दक्षिण पहुंचकर पॉल सीधा उस मंदिर में जाता है जहां उसकी मां ने वाटर ऑफ लाइफ रखा था। अपने भविष्य के डरावने विजन्स से छुटकारा पाने और सब कुछ साफ साफ देखने के लिए वो उस जहर को पी लेता है। इसे पीते ही पॉल कोमा में चला जाता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, सब मान लेते हैं कि वो मर गया। चानी का दिल टूट जाता है, लेकिन तभी स्टिलगार को याद आता है कि भविष्यवाणी में लिखा है कि सच्चे प्यार का आंसू अगर पवित्र पानी में मिला दिया जाए तो चमत्कार हो सकता है। चानी, जो इन भविष्यवाणियों पर यकीन नहीं करती थी, अपने प्यार को बचाने के लिए ये कोशिश करती है। वो अपने आंसू को पानी में मिलाकर पॉल के मुंह में डालती है और चमत्कार होता है। पॉल को होश आ जाता है, लेकिन अब ये पुराना पॉल नहीं था। वाटर ऑफ लाइफ ने उसकी आंखों से हर पर्दा हटा दिया था। अब वो हजारों साल का अतीत और भविष्य एक साथ देख सकता था। उसे पता चलता है कि बैरन हरकोनन कोई और नहीं बल्कि उसकी मां जेसिका का पिता हैं, यानी पॉल का सगा नाना। इसका मतलब था कि पॉल के अंदर अटेडीज के साथ साथ हरकोनन का खून भी था। अब पॉल अपने डर से बाहर आ चुका था। वो उठता है, अपने पिता की ड्यूक वाली अंगूठी दिखाता है और लाखों फ्रेमेंस के सामने ऐलान करता है कि आज और इसी वक्त से मैं अराकिस का ड्यूक हूं, लिसान अल गैब। पॉल अपने आप को उनका राजा और मसीहा दोनों घोषित कर देता है। पॉल सम्राट सद्दाम को एक खत भेजता है और उसे अराकिस आने की चुनौती देता है। सम्राट अपनी पूरी सेना के साथ अराकिस पहुंचता है। फिर पॉल सारे फ्रेमिन को साथ मिलकर उनके ऊपर हमला करते हैं। यहां पर फ्रेमिन सैंडवर्म का मदद लेते हैं और बड़ी ही आसानी से सम्राट की सेना को खत्म कर देते हैं। वहां पहुंचते ही पॉल सबसे पहले अपने नाना बैरन हरकोनन को मारकर अपने परिवार का बदला लेता है। पॉल सम्राट और उसके साथियों को बंदी बना लेता है। उधर गर्नी और रब्बान की लड़ाई होती है, जिसमें गर्नी रब्बान को मारकर अपने दोस्तों की मौत का बदला लेता है। गुफा में सम्राट पॉल को धमकी देता है कि पूरा परम वंश उसे खत्म कर देगा। पॉल हंसता है और गर्नी को आदेश देता है कि परम वंश को खबर कर दो कि अगर उन्होंने हमला किया तो मैं अराकिस के सारे स्पाइस के खेतों को एटम बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। स्पाइस के बिना पूरा यूनिवर्स रुक जाएगा। ये एक परफेक्ट चेकमेट था। पॉल सम्राट के सामने शर्त रखता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी प्रिंसेस एरुला का हाथ मुझे दे दो। इससे वो सुरक्षित रहेगी और हम मिलकर साम्राज्य पर हुकूमत करेंगे। ये सुनते ही चानी का दिल टूट जाता। वो जिस पॉल से प्यार करती थी वो अब सियासत की बिसात पर मोहरे चल रहा था। सम्राट अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। तब पॉल उसे लड़ने की चुनौती देता है। सम्राट की जगह उसका चैंपियन फेद रौथा लड़ने आता है। पॉल और फेद रौथा के बीच एक जानलेवा चाकू की लड़ाई होती है। फेद रौथा एक खतरनाक लड़ाका था, लेकिन पॉल अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि क्विसैड्स हेड्रैग बन चुका था। वो फेद रौथा को उस लड़ाई में मार देता है। फेद रौथा के मरते ही सम्राट के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो पॉल के सामने घुटने टेक देता है और उसकी शाही अंगूठी को चूमकर उसे नया सम्राट मान लेता है। वहां मौजूद सभी लोग पॉल के सामने झुक जाते हैं, लेकिन चानी वो बस खड़ी रहती है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है। जब पॉल की नजर उससे मिलती है तो चानी वहां से चली जाती है। तभी गर्नी आकर बताता है, जनाब, परम वंश ने आपको अपना सम्राट मानने से इनकार कर दिया है। स्टिलगार पूछता है, हमारे लिए क्या हुक्म है हमारे मसीहा? पॉल एक ठंडी आवाज में कहता है, उनको जन्नत तक ले जाया जाए। इसका मतलब था युद्ध, एक पवित्र युद्ध, एक जिहाद। हम देखते हैं कि चानी रेगिस्तान में एक सैंडवर्म का इंतजार कर रही है, इस सब से बहुत दूर जाने के लिए। और इसी के साथ कई सारे सवालों के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी ड्यून पार्ट 2 की। पॉल ने अपना बदला ले लिया, वो सम्राट बन गया, लेकिन इस सफर में उसने क्या खो दिया?
क्या उसने चानी को खो दिया? क्या अब वो उस पवित्र युद्ध को रोक पाएगा जिसके विजन उसे डराते थे? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इसके 30वें पार्ट जून मसीहा में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।